तो चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ठीक रहेगा। ठीक है, ब्लैक बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्लैक एंड वाइट से ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन और क्या होगा। तो चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बायो सावर्ट लॉ। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं एकदम हिंदी में समझाते हैं बढ़िया से, एकदम धुरंधर तौर पे। देखो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, इसको समझना कैसे है। तो देखो, मान लो कि तुमको ये पता है कि जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है, मतलब रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। समझाते हैं। पहले बेसिक से आओ, पहले एक चीज़ को डेवलप करो फंडामेंटल, कि अगर कोई चार्ज जीरो पर मतलब रुका हुआ है, वो मोशन नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है, तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगा, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ रहेगा। ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं। और अगर यही चार्ज अगर चलने लगे तो इसके चलने का दो तरीका होगा। एक तरीका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, यूनिफॉर्म मोशन हो इसका। दूसरा तरीका होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहे, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन, इन दो चीज़ों को मिला के वेलोसिटी कहते हैं। समझी? मतलब अगर हम तुमसे बोलें कि हम 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम तुमको सिर्फ स्पीड का इन्फॉर्मेशन दिए। लेकिन अगर हम तुमसे बोले हैं कि हम 20 मीटर पर सेकेंड से पूर्व दिशा में चल रहे हैं, तो हम तुमको दिशा बोल दिए ना। तो पूर्व दिशा को दर्शाने के लिए हमको कोई ना कोई वेक्टर आई जे रख के यूज करना होगा, कोई ना कोई एक वेक्टर यूज करना होगा। तो उस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मान लो कि 20 और आई अगर दर्शा रहा है तुम्हारा पूर्व दिशा को, तो 20 आई कैप ये तुम्हारा पूरा का पूरा वेलोसिटी हो गया। इस वेलोसिटी में ये तुम्हारा स्पीड हुआ और ये तुम्हारा दिशा हुआ। तो अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट रहेगा, अगर ये दोनों चीज ना बदले, मतलब तुम 20 से चलती भी रहो और तुम्हारा दिशा भी ना बदले, तब जाकर के बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, और तब जाके बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। मतलब कोई चार्ज जब चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब देखो, हाँ, अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। जब चार्ज चलेगा तभी जाकर के वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब देखो, चाहे वो ऐसे चले चाहे वो ऐसे चले, बस वो चलना चाहिए। चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में चले चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, चाहे जैसे भी चले, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ही करेगा। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए तुमको सिर्फ चलने का कंडीशन है। ये कंडीशन नहीं है कि यूनिफॉर्म से चलो या नॉन यूनिफॉर्म से चलो, ऐसा कुछ नहीं है। बस चलो तुम। चाहे देखो, नॉन यूनिफॉर्म का सीधा मतलब होता है एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन आता है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई चार्ज जो होता है वो कोई ना कोई पार्टिकल होता है ना। मतलब सिंपली तो चार्ज तो कुछ होता नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोलें कि कोई गोरा इंसान है, तो गोरा होने से पहले वो इंसान है ना, मतलब उसका अपना द्रव्यमान होगा तब ना उसके पास गोराई है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई चीज चार्ज है तो जो वो चीज है जो कि चार्ज है वो पहले कोई ना कोई मास होगा ना। तो अब देखो, जब भी कोई चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो वो अपने ऊपर बल महसूस करेगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है। मान लो कि पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है और उसमें अगर कोई चार्ज चल रहा है तो ये चार्ज बल महसूस करेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बस रख दो तभी वो बल महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को बल महसूस करने के लिए चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब तुम चार्ज को रखोगी तो उसको बिना चले बल महसूस नहीं होगा। मतलब ये जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो होता है Q V क्रॉस B। V वेक्टर होना चाहिए और B वेक्टर होना चाहिए। V क्या है? चार्ज जितनी वेलोसिटी से चल रहा है। B क्या है? कितने मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है।
और ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसका यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। अब टेस्ला एक बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब जैसे कि अरब रुपए, अरब एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। अगर तुम बोलो किसी के पास 1 अरब रुपए है, वैसे टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है, तो टेस्ला ना बोल करके, टेस्ला एक्चुअली ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसको टेस्ला ना बोल के गॉस यूज किया जाता है। हालांकि गॉस ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, लेकिन गॉस थोड़ा छोटा यूनिट है, समझी। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे दो अलग अलग बातें हो गई। पहले से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज चल रहा है, तो वो कितना फोर्स महसूस करेगा, वो होगा क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू क्या है, क्यू है कि वो पार्टिकल अपने ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना कूलाम चार्ज रखा हुआ है, और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है और किस बी में चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी क्रॉस बी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वी जो है वो एक वेक्टर है, तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। जैसे मेरे एग्जांपल में वो इस दिशा में है, ठीक है, और वी की भी अपनी कोई ना कोई दिशा होती है। तो हम यहाँ पे शो किए बी की दिशा ये है, तो यहाँ पर वी की भी यही दिशा हुई और बी की भी यही दिशा हुई, ठीक है। तो दोनों के बीच कोण कितना बना, एंगल कितना बना, थीटा। थीटा 0 है क्योंकि पैरेलल हो गए। ध्यान देना, पैरेलल के केस में और एंटी पैरेलल के केस में, मतलब अगर बी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, और दोनों सेम है तो पैरेलल बोलेंगे। तो इस केस में थीटा 0 और इस केस में थीटा कितना होगा, एंटी पैरेलल केस में थीटा 180 होगा, ठीक है। एक तीर ऐसे, एक तीर ऐसे, तो बीच का एंगल 180, ठीक है। अब जरा सुनो, तुमको साइन का ग्राफ ध्यान रखो कि साइन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ होता है। मतलब साइन 0 पर भी 0 मान देता है और 180 पर भी 0 मान देता है, और 90 पर मैक्सिमम मान 1 देता है, ठीक है। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर तुमको 3 इन्फॉर्मेशन मिला। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 180 का मान फिर से 0 होता है। इस इन्फॉर्मेशन को जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है वो क्यू वी क्रॉस बी है। अब यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगी तो पहले डिसाइड करो डॉट प्रोडक्ट कर रही हो या क्रॉस कर रही हो। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हो तो इसका फॉर्मूला होता है वी बी साइन थीटा। तो ये जो वी बी साइन थीटा है, इसमें थीटा क्या है, प्रेजेंट मेरे वाले केस में ये जो थीटा है ना, वो वी और बी के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि देखो साइन 0 का मान 0 है, इसका मतलब अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हो, वेलोसिटी भी इधर हो, तो साइन 0 आ जाएगा, और साइन के 0 होते ही आपका पूरा का पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब कि ये एक ऐसा केस हुआ कि चार्ज चल तो रहा है लेकिन उस पर फोर्स नहीं लग रहा उसका। हाँ, क्योंकि फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जबकि, तो वो इस, हाँ मतलब ये फोर्स का मान 0 नहीं आना चाहिए ना, Q आना चाहिए, V आना चाहिए, B आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए। इसमें से कोई भी एक 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया इस बार, क्योंकि हमारे एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों को हम सेम दिशा में लिए थे। तो अब यहां पर तुम एक कॉन्सेप्ट और समझ गई कि चाहे चार्ज पैरेलल चले चाहे एंटी पैरेलल चले, 180 का मान भी 0 होता है, 0 होता है। अब यहां पर तुमसे एक बात, हाँ अब इसका मतलब ये सुनो कि साइन 180 का मान 0 है। अब सुनो, अगर तुमसे पूछें कि चार्ज मैक्सिमम बल कब महसूस करेगा, अधिकतम बल कब महसूस करेगा, जब देखो हम तुमको सिचुएशन देते हैं, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे 30 डिग्री पर है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे 90 डिग्री पर है। 3 अलग अलग केस तुमको दिए हैं, ये B है, B है और B है, ठीक है। तीनों केस में फोर्स हम लोग समझते हैं, तो फोर्स समझने के लिए सेम चार्ज तीनों में लिया गया है, Q Q Q, तो Q V क्रॉस B ये तुम्हारा फंडामेंटल फार्मूला हुआ। लेकिन इस फार्मूले पे सवाल नहीं लगता है, सवाल लगाने के लिए फार्मूला को खोलना पड़ता है। तो जो सवाल को खोला जाएगा तो ये बनेगा Q V B साइन थीटा। अब देखो सारे केस में B का जो मान है मान लो 10 टेस्ला है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे 10 टेस्ला तीनों में है, और मान लो कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पर V लिखा हुआ है, तो मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड सब में है, सब में 20 मीटर पर सेकेंड है, सब में 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन और ये भी मान लो कि सारे के सारे कूलाम 1 कूलाम के हैं, मतलब तीनों चार्जेस बराबर हैं, 1 कूलाम के चार्जेस हैं। लेकिन थीटा का अंतर होने की वजह से
क्यू सेम हो गया, वी सेम हो गया, बी सेम हो गया, लेकिन थीटा का अंतर होने की वजह से फोर्स सेम नहीं रहा ना अब। तो अब तुमको ये जानना पड़ेगा क्या चीज क्या डिपेंड करता है। हाँ, तो अब देखो बल का मान बराबर नहीं रहेगा तीनों में, तो वो मान कैसे निकालोगी तुम, इस फॉर्मूले में रखोगी तुम क्यू का मान, बी का मान, बी का मान, साइन थीटा का मान। साइन 30 का मान जो होता है वो साइन 90 के मान से कम होता है, क्योंकि देखो डायग्राम तुम देखो, साइन 30 यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर साइन 30 का मान ये होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/2 आधा ही है ना, 0.5 ही है। हाँ, तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक, सही है। तो बस अब तुम देखो ये जो F का मान हुआ वो हुआ Q V B साइन थीटा। अब देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क किस बात का है, ये फॉर्मूला सिर्फ एक आइडिया है, अलग अलग केसेस में ये फॉर्मूला अलग तरीके से काम कर रहा है। देख रही हो ना थीटा कैसे बदल जा रहा है। तो जो सवाल लगाते हैं वो इसके दम पे लगाते हैं, लेकिन समझ पूरा आइडिया इसमें छिपा हुआ है। अब देखो तुम इस फॉर्मूले से सिर्फ एक चीज पा सकती हो, इस फॉर्मूले से सिर्फ एक चीज पा सकती हो, वो चीज क्या है कि बल कितना लगेगा। लेकिन इस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक है, मतलब कमी है, ये फॉर्मूला तुमको बल का दिशा नहीं बता पाएगा। बल का दिशा तुमको इसी फॉर्मूले में मिलेगा। अब इस फॉर्मूले में बल का दिशा जानने के लिए एक बेसिक जानना पड़ेगा, मैथ का बेसिक। वो मैथ का बेसिक ये है, जैसे मान लो वो बेसिक ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल तुम्हारा थीटा है। अब अगर तुम ए क्रॉस बी करती हो तो ए क्रॉस बी करने पर एक नया वेक्टर बन जाता है। जैसे क्यू वी क्रॉस बी किए थे तो हमको एक नया वेक्टर मिल गया था फोर्स। तो जो नया वेक्टर मिलता है उसकी दिशा इस क्रॉस के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर तुम ए क्रॉस बी कर रही हो तो बल ऊपर जाएगा, और अगर तुम बी क्रॉस ए कर रही हो तो बल नीचे आएगा। अब इसको और समझो, और ठीक समझो। मान लो कि एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन मतलब कागज, ठीक है, प्लेन सतह, ठीक है। अब मान लो इसी सतह में हम तुमको v भी दे दिए और तुमको b भी दे दिए, दोनों इसी सतह पे हैं, ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। तो अब अगर यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस प्लेन पर इस दिशा में है, जो कि हम यहां दर्शा दिए हैं, और तुम्हारा चार्ज इस प्रकार है कि वो इधर जाना चाहता है, ठीक है। मान लो कोई ट्रक है जिसमें इंजन लगा है, वो इधर जाना चाहता है, या फिर कोई जहाज जिसमें इंजन लगा इधर जाना चाहता है, लेकिन वो इधर जा नहीं पाएगा। वो जाना भले चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि जिस समय जिस क्षण वो इधर की तरफ मोशन शुरू करेगा उसी क्षण इस पर बल लग जाएगा, ठीक। और बल कितना लगेगा वो तो अलग बात है, लेकिन किस दिशा में लगेगा वो समझो। वो बल इस पर लग जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली इस बात को पाया गया था, वैज्ञानिक लोग प्रैक्टिकली पाए थे कि अगर v इस दिशा में है, b इस दिशा में है, तो बल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। अब देखो परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये वो लोग एक्सपेरिमेंट से पाए कि ऊपर होगा। मैथ, अब देखो, तो वो लोग उसको v क्रॉस b क्यों लिखे, उसको b क्रॉस v क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहां पर मैथ का लिमिटेशन है। मैथ कहता है कि अगर आप a क्रॉस b लिखेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, b क्रॉस a लिखेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये है, देखो, एक होता है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है कि ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है। स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप अगर देखो, फिजिक्स में तुमको ये पता चलेगा कि तुमको a क्रॉस b का फॉर्मूला सही है या b क्रॉस a का फॉर्मूला सही है, लेकिन मैथ तुमको दोनों बताता है। मैथ कहता है कि अगर आप a क्रॉस b किए तो आप नीचे जाएंगे, और b क्रॉस a किए तो आप ऊपर जाएंगे। ये तो एक, सुनो, यहां पर हम b इसको इधर लिए ना, ध्यान देना। अगर हम ये b क्रॉस a है और ये a क्रॉस b है, इसमें वो टूल कैसे यूज होगा, समझो इसमें टूल कैसे यूज होगा। देखो, मैथ सिर्फ एक टूल है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ना इसमें। ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है। अब जरा और डिटेल में जाते हैं। स्क्रू रूल कैसे लगेगा यहाँ पे, समझना जरा, मिटाते हैं इसको। देखो, करना क्या होता है कि तुमको यहां पर एक स्क्रू रखो। जरा इमेजिन करो कि तुम यहां पर, हम लाल रंग ले रहे हैं, यहां पर एक स्क्रू रखो, ठीक है, पेंच, और ये पेंच का ये हो गया, ठीक है। अब देखो, स्क्रू को दैनिक जीवन में स्क्रू कैसे काम करता है। दैनिक जीवन में जब तुम स्क्रू को ऐसे रोटेट करती हो तो स्क्रू ऊपर जाता है,
ठीक है, तो अब सुनो, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्क्रू है, अगर तुम बी क्रॉस ए की तरफ करोगी तो बी क्रॉस ए में स्क्रू को टर्न करो, ठीक है, स्क्रू ऐसे टर्न करो, समझ, ऐसे टर्न करो स्क्रू ऐसे टर्न करो, तो स्क्रू ऊपर जाएगा। लेकिन जब ए क्रॉस बी करो, मतलब स्क्रू को ऐसे टर्न करो, तो स्क्रू बाहर आएगा, खुलेगा, खुल के बाहर आएगा। तो स्क्रू रूल से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा ज्ञात करते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एक नया वेक्टर बनता है और उसकी दिशा ऐसे प्राप्त की जाती है। तो हम देखो, ये तो एक सिर्फ एक टूल हुआ ना। इस टूल को यूज कहां करना है वो तो डिपेंड करेगा ना कि क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ये थ्योरी पढ़े थे कि फोर्स जो होता है उसको हम लोग क्यू वी क्रॉस बी से दिखाया जाता है। तो ये क्यू वी क्रॉस बी में ये बी क्रॉस बी आ गया ना। अब जैसे मान लो, इमेजिन करो तुम्हारा कोई वर्टिकल प्लेन है, इमेजिन करो कोई वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन है और ये तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, इधर में तुमको एक्सिस दिया गया है, और ये वर्टिकल है तो ये वाई एक्सिस है इधर में, और ये वाले में हम तुमको जेड एक्सिस दे दिए, ठीक है। मतलब ये प्लेन है जो वाई जेड में रखा हुआ है। अब मान लो कि अब इस पर हम तुमको देते हैं कि वेलोसिटी भाई ऐसे है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है, मतलब ये जेड दिशा में लग रही है ना वेलोसिटी, और हम तुमको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मतलब वाई दिशा में है। तो तुम्हारा चार्ज जो है वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है, इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ज पर जो बल महसूस होगा वो किस दिशा में लगेगा, अब उसको उसी को समझना है। तो अब तुमको स्क्रू कैसे रखना है, अब तुमको स्क्रू रखना है इस प्रकार कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर सको। तो हरा रंग ले रहे हैं, स्क्रू यहां रखो, ठीक है, पेंच रखो। और तुमको करना क्या होता है, बल का फॉर्मूले में क्या होता है, बल के फॉर्मूले में वी क्रॉस बी आता है, ध्यान देना, बी क्रॉस बी नहीं आता। तो वी क्रॉस बी मतलब तुमको कहां से कहां स्क्रू घुमाना है, वी से बी की तरफ स्क्रू घुमाना है। मतलब वी मतलब मेरा नाम विकास, वी से मेरा नेक्स्ट नाम बीरू, सो विकास से बीरू की तरफ तुमको स्क्रू घुमाना है। तो मतलब स्क्रू तुमको ऐसे घुमाना है, स्क्रू तुमको ऐसे घुमाना है, इसमें कोई डाउट। अब जरा सोचो, जब तुम स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो ये तो स्क्रू तो खुल के बाहर आ जाएगा ना, इसमें कोई डाउट हुआ, तो बात पकड़ ली। हाँ, तो मतलब फोर्स की दिशा ये रहेगी, ये वाली रहेगी दिशा फोर्स की, ठीक है। तो ये फोर्स की दिशा हो गई, तो यहां पे तुमको फोर्स दिशा मिल गई। तो अब देखो होगा क्या, जरा इसमें समझ लेना, जैसे ही ये चार्ज इधर बढ़ने की कोशिश करेगा वैसे ही उस पर बल लग जाएगा और वो चार्ज जो है वो घूम के इधर आ जाएगा। तो अब जिस समय चार्ज मान लो यहां पर है, यहां मान लो इस प्लेन से निकल के बाहर आ गया, तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो उस पर बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह उपस्थित है तो चार्ज जहां जहां जाएगा वहां वहां उसको बल लगेगा। इसका मतलब चार्ज हर बार मुड़ता रहेगा, क्योंकि यहां पर V इधर रहेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स यहां लग जाएगा, ये V ये B, स्क्रू घुमाओगी फोर्स इधर लग जाएगा, फिर चार्ज पे फोर्स लगा, चार्ज फिर टर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर चार्ज पे वेलोसिटी इधर हो गई, लेकिन B तो जस्ट का तस है, फिर 90 पे फोर्स इधर लग गया, समझ रही हो। तो तुम यहां पर ये समझ पाई हो। अभी हम लोग सिर्फ एक सेगमेंट खत्म किए हैं, उस सेगमेंट में हम लोग ये समझे हैं कि कोई चार्ज है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर बल लगता है। और ध्यान रखना, जैसे ही बल लगेगा चार्ज पर, चार्ज जो मोशन बनाता है, वो जो कर्व बनाता है, वो पाथ होता है सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पाथ बनता है उसका। तो उस वृत्त का त्रिज्या भी निकालने को पूछ सकते हैं। अब यहां पर फिजिक्स का एक नया नियम आता है। देखो, हम लोग जब भी सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में, वो किसी न किसी दूसरी वजह से हो रहा होता है। जैसे यहां पर जो सर्कुलर मोशन हुआ था, तुम पैदा नहीं की थी सर्कुलर मोशन, वो तो फोर्स लगा, इस प्रकार की सर्कुलर मोशन बन गया। और वो फोर्स कितना लगा था, वो फोर्स लगा था QV sin थीटा। और ध्यान देना, जब सर्कल बन रहा होता है तो जो V होता है और जो B होता है वो हमेशा 90 अंश पे होते हैं, तो sin 90 का मान 1। तो इस स्पेशल केस में तुम्हारा QVB सिर्फ इतना बच जाता है, QVB बच जाता है। तो अब देखो, फोर्स का मान
QVB हुआ, लेकिन इस फोर्स के लगने से एक फिनोमिना कैसा पैदा हो गया, जो घटना घटी वो घटना कैसी घटी, चार्ज तुम्हारा सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। अब यहां पर रुक जाओ, जब चार्ज, अब सुनो, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसको दिमाग में सेव कर लो। अब देखो, जब कोई पार्टिकल, अब नया कॉन्सेप्ट आता है यहां पे जो जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई पार्टिकल वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होता है तो उस पार्टिकल पे केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, mv²/r होता है उसका वैल्यू। अब देखो, ये वृत्त बना कैसे है हमसे नहीं मतलब है, हम लोग ये मान चुके हैं कि चलो ठीक है, वृत्त जैसे बना वैसे बना, बस पार्टिकल उस पर घूमने लगा। तो अगर जब पार्टिकल घूमने लगेगा तो उस पर जो बल लगेगा वो बल होगा mv²/r, जहां पर m है पार्टिकल के खुद का मास है, और v क्या है जिससे वो इस पर मोशन कर रहा है, और r क्या है जितना बड़ा त्रिज्या वो बनाया है। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये जो वृत्त बना है, ये वृत्त बना कैसे था, वो इस बल की वजह से बना था, इस वाले बल की वजह से बना था। तो यही बल रिस्पॉन्सिबल है ये बल पैदा करने के लिए। तो दोनों बल बराबर हुए, मतलब QVB और mv²/r बराबर हुए। तो QVB और mv²/r को बराबर कर देंगे और यहां से तुम रेडियस निकाल लोगी कि वो वृत्त का रेडियस कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जानना क्यों जरूरी है बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते टाइम, अब बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट में तुम ये समझी हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें चार्ज जब चलता है तभी उस पर बल लगता है, और बल क्या क्या होता है सब स्टोरी खत्म हो गया। अब आते हैं एग्जैक्ट बायो-सावर्ट लॉ पे। बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई तार है, मान लो ऐसे इस तरह का तार है, या इस तरह का तार है, या इस तरह का तार है जिसमें धारा बह रही है, या इस तरह का लूप है इसमें धारा बह रही है, या आधा सर्कुलर तार है इसमें धारा बह रही है, कैसा भी तार है, जब वो तार में धारा बहेगा तो वो तार अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो बायो-सावर्ट लॉ ये बताता है कि कितनी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस समझी मेरी बात, बताता है। हाँ यही चीज, जैसे कि तुमको हम इस थोड़ा सा आइडिया देते हैं, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जब पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे एक चार्ज होता है, वो चार्ज का मान Q होता है। तो हम थ्योरी में ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट वाले थ्योरी में हम ये जानते हैं कि जब करंट बहता है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कितनी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्ञात करते हैं हम लोग बायो-सावर्ट लॉ से। ठीक है, तो बायो-सावर्ट लॉ का हम डायरेक्ट फॉर्मेट तुमको बताते हैं। बायो-सावर्ट लॉ कैसा दिखता है, देखो बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है, समझना बहुत मजा आएगा समझने में। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक तार मान लेते हैं, एक मिनट, एक तार ऐसे मान लेते हैं, मोटा सा तार। अब देखो इस तार में हर जगह धारा बह रही है, तो धारा के बहने की दिशा है, धारा के बहने की दिशा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की भी एक अपनी खास दिशा हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको दिशा निकालने के लिए थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, थंब रूल, अंगूठे का नियम। ठीक है, अब सुनो, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। थंब रूल ये जो होता है ये हमेशा राइट हैंड का थंब यूज करना पड़ता है। अगर थंब रूल बोल देंगे तो एक स्वस्थ इंसान जो कि हैंडीकैप नहीं है उसके पास 4 थंब होते हैं, 2 हाथ में 2 पैर में, तो कौन सा थंब लगाना है, तो इसका पूरा नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट वाला हाथ यूज करना है, ठीक है, और उसका थंब समझना है। अब देखो ये क्या कहने का मतलब है। अब देखो मान लो कि ये तुम्हारा ऐसे, ये हम थंब ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसका नाखून हो गया, और ये बाकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई हैं, समझ लियो ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, सुनो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये थंब रूल क्या करता है, ये बताता है कि आप अपने इस पूरे हाथ को, ठीक है, वहां पर रखिए जिस दिशा में आप करंट जा रहा है, अंगूठा वहां जाए। करंट आपका जिस दिशा में है उस दिशा में आप अंगूठा रखिए। तो करंट आपका ऊपर की तरफ है तो अंगूठा हम ऊपर की तरफ रख दिए, ठीक है। तो जो बाकी कर्ल फिंगर्स हैं वो बताएंगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूम रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा देखना मैग्नेटिक फील्ड तार के राइट साइड में अंदर जा रहा है और तार के बाहर लेफ्ट साइड में बाहर आ रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड जब तुमसे दूर जा रहा होता है तो क्रॉस दिखाते हैं, जब तुम्हारी तरफ सामने से आ रहा होता है तो डॉट दिखाते हैं। इसको याद कैसे रखोगी? इसको याद रखने के लिए जरा समझो, बाहुबली पिक्चर में तीर था ना, तीर 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 तीर, तो तीर में उसका हेड होता है और टेल होता है, तो टेल तो क्रॉस दिखता है ना, और ये डॉट तो डॉट दिखेगा उसका हेड। मतलब अगर तुम तीर को यहां से देखोगी, अगर तीर तुम्हारे तरफ आ रहा है तो तुमको डॉट दिखेगा, लेकिन अगर तीर तुमसे दूर जा रहा है तो उसका तुमको क्रॉस दिखेगा। वही चीज यहां समझ लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुमको डॉट दिखेगा। तो यहां पर अगर मान लो कि अगर तुम यहां पे खड़ी हो, समझ गई ना? ठीक है, तो बस हम वही कहना चाह रहे थे कि तुमको कहां पर डॉट और कहां पे क्रॉस दिखेगा। अब जैसे मान लो कि यहां पर तार है और तुमको ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ऐसे क्रॉस करते हुए इसमें अंदर घुस जाएगा। तो यहां पर इस साइड में, राइट साइड में हर जगह क्रॉस दिखेगा, लेफ्ट साइड में हर जगह डॉट दिखेगा। तो बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है कि किसी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना टेस्ला होगा। देखो नीरू, मैग्नेटिक फील्ड का मान बायो-सावर्ट लॉ से निकालोगी, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा किससे निकलेगी? राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। अब यहीं पर एक चीज ऐड कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि तार हमेशा स्ट्रेट हो, तार कर्व भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये है ऐसे, यहां तक तार सीधा है और यहां पे तार ऐसे कर्व हो गया और फिर सीधा हो गया। तो जब तार कर्व हो जाता है उस कंडीशन में क्या करते हैं? जब तार कर्व हो जाए, जब तार कर्व हो जाए तो जो मुड़े हुए उंगलियां हैं, जैसे ये हमारा थंब हो गया और ये हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ठीक है, तो जब जब कर्वदार होगा ना तो फिर मुड़ी हुई उंगलियों को तुमको कहां रखना है? करंट की दिशा में रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होगा उस टाइम पे। मतलब अगर करंट सीधा तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल कर्ल होगा, और अगर करंट में कर्ल आ गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो करंट की दिशा, अब उंगलियों को इस प्रकार रखो कि वो करंट की दिशा में सेट हो जाए। तो करंट तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि उंगलियां तुमको कैसे मोड़नी होंगी? उंगलियां इस प्रकार मोड़ो कि उंगलियां ऐसे मुड़े, ऐसे ऐसे जाएं। तो उंगलियों को तुम कैसे मोड़ोगी? देखो, जैसे मान लो कि अभी मेरा हाथ देखो, ठीक है, ये मेरा हाथ फ्लैट है इस टाइम पे। अगर हम उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं तो मेरा अंगूठा उधर हो गया, ठीक है, लेकिन हमको उसको ऐसे मोड़ना होगा। अब देखो मेरी जो कर्ल उंगलियां हैं वो सही दिशा दिखा रही है करंट की, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सुनो। मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे ऐसे जाएगा, समझी? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्रॉस दिखेगा तुमको, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये महसूस हुआ? क्या बोल रही हो? समझ में आया ये चीज? तो चलो ठीक है। अब देखो, इसी चीज को याद रखने का एक और तरीका बताया जाता है, वो तरीका हम बाद में समझा देंगे। अभी देखो, अगर मान लो कि कोई सर्कल ऐसे है जिसमें तार ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रॉस दिखेगा, ठीक है। इसका ट्रिक ये है कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। देखो, हम इसको ना ऐसे ही चेक कर लेते हैं, हम ना अपना ये थंब की उंगलियां चेंज नहीं करते हैं, हम ना उंगलियां चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने थंब को ऐसे ही रहने देते हैं, उंगलियों को भी ऐसे ही रहने देते हैं। हम अपने थंब को चुपचाप ऐसे ही स्ट्रेट मान के इसको हम ऐसे थंब ऐसे रख देते हैं, थंब ऐसे रख देते हैं। तो उंगलियां, जैसे थंब अगर ऐसे रखोगी तुम, तो उंगलियां अभी भी अंदर की तरफ ही जा रही हैं, ठीक है। हाँ, हम चेंज नहीं करते हैं। मतलब लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि इसको उंगली को तुम करंट मान लो, लेकिन हम ऐसा चेंज नहीं करते हैं अपने समझने के लिए। हम थंब को उठा के ऐसे रख देते हैं और अभी भी वो अंदर की तरफ जाता है। चलो ये चीज़ अब देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है। तो जब अब देखो बायो-सावर्ट लॉ, हाँ अब देखो बायो-सावर्ट लॉ देखो। तो एक हो गया तुम्हारा तार, तो तार की लंबाई कितनी भी हो सकती है ना, तार की लंबाई कितनी भी हो सकती है।
तो अब यहाँ पर तुम्हारा कोई ऐसे होगा पॉइंट, उस पॉइंट पर हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले तार में जब करंट पैदा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा करेगा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो तार में करंट जाने पर मैग्नेटिक फील्ड इसलिए पैदा होता है कि एक्चुअली जो करंट पैदा हो रहा है वो चार्ज के चलने की वजह से हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा होता है ना जब चार्ज चलता है। तो अगर करंट जा रहा है इसका सीधा मतलब है कि चार्ज जा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तुम एक बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। अब देखो यहाँ से हम इतना दूरी r मान रहे हैं, r दूरी। और देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे L की दिशा देखो, L की दिशा ऊपर की तरफ है, क्योंकि तार तो ऐसे है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन में है ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल नहीं है, तार के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है ना ऐसे, तो एक प्लेन है। तो मतलब ये है कि तार ऐसे है, उसकी दिशा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वैसे होगा और ये तार यहाँ पे खड़ा है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो बायो-सावर्ट लॉ डायरेक्ट समझो। dB जो होता है, dB वो म्यू नॉट बाई 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइड बाई r क्यूब, इससे निकलता है। अब यहाँ पे तुमको, हाँ यहाँ पे करंट आई, ये हम तुमको पूरा समझाते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखो ये है बायो-सावर्ट लॉ। इस बायो-सावर्ट लॉ में ये एक कांस्टेंट है। देखो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर बार बार ये कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब हम लोग मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां बार बार ये कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखो इस पूरे की वैल्यू अपने आप में क्या होती है 9 × 10⁻⁹। इस पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो अगर एग्जाम में म्यू नॉट पूछ दिया तो 4 पाई को यहां मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहां जो एप्सिलॉन नॉट है 1/4 पाई 1/4 पाई दोनों में है। ठीक है, 1/4 पाई 1/4 पाई दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, और म्यू नॉट को परमेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, शायद पारगम्यता या कुछ कहते हैं उसको। म्यू नॉट को हिंदी में कुछ तो कहते हैं, हमको भूल रहा है म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट होता है। अब जरा समझना, अब ये चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, हम इसमें बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो करंट है ना, करंट, ये करंट वो करंट है जो तार में बह रहा है, उसकी वैल्यू एम्पियर में होगा। अब देखो ये जो dl क्रॉस r है ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो आपका छोटा सा dB है, dB का मतलब होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ कितने की वजह से, सिर्फ डेल की वजह से। डेल मतलब क्या है कि पूरे तार को कंसीडर नहीं किया गया है, इस पूरे तार में छोटा सा कंसीडर किया गया कि मात्र इतना तार आपको इतने दूरी पर कितना बी देगा, उस बी को डीबी कहा गया है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो छोटा सा तार है, तो यहाँ पे सारे तार छोटे छोटे है ना, तो सबके प्रभाव से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ये समझो कि जो dl है और जो क्रॉस r है, dl की दिशा में है, r की दिशा में है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट तुमको एक नया वेक्टर दे दिया। तो इसका मतलब dl और r डिसाइड करेंगे कि b किस दिशा में होगा। कहने का ये मतलब है कि अब चलो हम लोग इसको थोड़ा सा, हाँ समझ गई ना, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे देखते हैं स्पेस में देखोगे तब क्लियर होगा। चलो मान लो कि ये तुम्हारा प्लेन हो गया। ठीक है, इस प्लेन में ये दिशा हम लोग x मान लेते हैं, ये दिशा हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक इसमें जो होगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसको लोग z मान लेते हैं। तो हम लोग अपने तार को एकदम खड़ा कर रहे हैं, तार को एकदम खड़ा यहाँ रख दिए। ठीक, अब इस तार में हम करंट भेज रहे हैं I। अब देखो ये कैपिटल I मानना, कैपिटल I, तो कैपिटल I करंट की वजह से हम मानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस दिशा में होगा, सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, कितना होगा, किस दिशा में होगा, तो वो कैसे निकलेगा, इजीली निकल जाएगा। ये डिस्टेंस तुम्हारा r हो गया। ठीक है,
तो अब इस पॉइंट का पोजीशन है ना तार के रिस्पेक्ट में, ये कोई रैंडम पॉइंट नहीं है, यहां का पॉइंट नहीं है, यहां का पॉइंट नहीं है, वो स्पेसिफिक पॉइंट है। तो जब भी कोई चीज स्पेसिफिक होती है तो उसका पोजीशन होता है, और पोजीशन को फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है पोजीशन, मतलब किसी न किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम्हारा एक खास कोऑर्डिनेट है, हाँ उसकी दिशा। तो ये आर हो गया। अब देखो यहां पर मान लो कि तुम छोटा सा ये एल ली हुई हो, एल एल डेल एल बोलो इसको, डेल एल। तो अब डेल एल की दिशा में है, डेल एल ऊपर की दिशा में है, क्योंकि करंट से मल्टीप्लाई होता है, उसी से हमको डेल का दिशा पता चलता है। करंट ऊपर जा रहा है, डेल ऊपर हो गया। हालांकि लेंथ का कोई दिशा नहीं होता, लेकिन उसको आई से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आई अगर ऊपर जा रहा है तो डेल, देखो फॉर्मूला देखो, आई से मल्टीप्लाई है, तो करंट की दिशा से डेल का दिशा मिल जाता है हमको। अब उसके बाद आर की दिशा देखो ऐसे है, आर की दिशा ऐसे है, ठीक है। अब तुमको दिया क्या हुआ है, दिया गया है डेल एल क्रॉस आर। डेल एल क्रॉस आर क्या बताएगा, डेल एल क्रॉस आर एक वेक्टर का प्रोडक्ट बता रहा है। अब इसका उत्तर क्या आ रहा है, डेल एल क्रॉस आर, डेल एल भी वेक्टर हो गया, आर वेक्टर, इसका उत्तर डेल बी आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिशा देखो यहाँ पे कैसे देखिए पता चलेगी, आर है और ये डेल एल है। डेल एल से आर की तरफ जाओ, तो जब डेल एल से आर की तरफ जाओगी तो मतलब यहाँ पे कोई स्क्रू रख दो, यहाँ पे कोई स्क्रू रखो, यहाँ पे कोई स्क्रू रखो। अब उस स्क्रू को कैसे लगाना है नीरू, ऐसे टर्न करो डेल एल से आर की तरफ, तो स्क्रू अंदर जाएगा, करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, अंदर की तरफ होगा, मतलब प्लेन में तो होगा, वाई दिशा में होगा, प्लेन में ही होगा, उस तरफ होगा। अगर इसी पॉइंट को तुम उठा करके यहां शिफ्ट कर दो तो अब आर यहां चला गया, तो अब बी ऐसे होगा। अब इसी को उठा के आर यहां शिफ्ट कर दो तो ये आर ऐसे हो गया, तो बी ऐसे होगा। तो मतलब ऐसा सर्कुलर बनेगा इस प्लेन में, बी सर्कुलर होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है बी। इतना समझ में आ गया। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो-सावर्ट लॉ ये कहता है, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल एल आर क्यूब, ठीक है। हाँ 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। वो आर क्यू जो है ना वो उसी आर का स्केलर फॉर्म है, मतलब वो असली लंबाई है, वहां पे नापने वाली लंबाई है। हाँ चलो बताओ न्यू, ये क्लियर हुआ, बताना ये क्लियर हो गया। हाँ बायो-सावर्ट लॉ पूरा समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो बायो-सावर्ट लॉ पे कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे देखो मान लो कि ये तुम्हारा एकदम कॉइल है, ठीक है, सुनो ये मान लो ये तुम्हारा कॉइल है, इस कॉइल में इस दिशा में करंट भेजा जा रहा है, और हम तुमसे पूछेंगे कि कॉइल में यहां पर इतने दूर पर, मतलब कॉइल के अक्ष से, मतलब सॉरी सेंटर से किसी दूरी आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। हाँ तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो हमको इस समय पूरा का पूरा कॉइल की वजह से निकालना है, किसी थोड़े से डीएल की वजह से नहीं निकालना है। तो थोड़े के डीएल की वजह से हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो जो डीबी होगा उसका मान पहले पूरा लिख दो, एक कांस्टेंट लगा दो म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट आई लगा दो, और उसके बाद डीएल क्रॉस आर लगा दो, डिवाइड बाई आर क्यू लगा दो। ये डीएल और ये आर, तुमसे हम बोले हैं कि ये जो दो चीज़ें होती हैं इनका यूज़ करना होता है, मतलब ये रेडीमेड फार्मूला तो है लेकिन ये पूरे अपने परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम समझोगी कि हमको यहाँ पर सिर्फ डीएल से नहीं मतलब है, पूरे के पूरे मान से मतलब है। अब देखो तुम क्या करो, इसी क्रॉस को ओपन कर दो, इस क्रॉस को ओपन कर दो। ये क्रॉस कैसे ओपन होगा, साइन थीटा बन जाएगा ये ओपन होते ही, है कि नहीं, है ना। हाँ तो अब तुम्हारा ये देखो क्या बनने वाला है, अभी भी डीबी ही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये अपनी जगह पड़ा हुआ है, आई अपनी जगह पड़ा हुआ है। ये आई कौन सा आई है, जो इस कॉइल में बह रहा है। अब देखो ये जो डीएल क्रॉस आर है इसको तुम लिखो डीएल आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यू। अब देखो अब ये स्केलर फॉर्म बन गया, तो अब ये आर क्यू काट देगा, ये आर क्यू काट देगा। पहले नहीं काट सकता था ना, क्योंकि पहले वो इन्वॉल्व था ना वेक्टर प्रोडक्ट में, अब वो फ्री हो चुका है। अब ये तीनों के तीनों सेपरेट टर्म हो चुके हैं,
तो आर आर क्यों काट दिया। अब देखो फिर से तुम्हारा क्या बचा, μ0/4 बचा, करंट बचा, डीएल और साइन थीटा बचा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर बचा। अब जरा देखना यहाँ पर असली गेम हो जाएगा। देखो हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना टारगेट कर रहे हैं। अब जरा देखो थीटा यहाँ पे समझना पड़ेगा, थीटा क्या था, थीटा डेल एल और आर से निकला है ना, तो इसका मतलब डेल एल और आर के बीच का एंगल है। अब देखो हमको यहाँ पे शुरू में डिफाइन करना पड़ेगा डेल एल कहाँ पे है। इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, शुरू में ही समझना पड़ेगा कि डेल एल कहाँ पे लिया गया था। तो ये हमारा वृत्त था, इस वृत्त में हम करंट को ऐसे माने थे ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो इसका मतलब मान लो कि हम यहाँ पर इतना पोर्शन डेल एल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी दिशा ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, समझो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। यहां से यहां तक हम डेल एल माने थे, तो ये हमारा डेल एल था, और यहां से यहां हमको आर माना गया था। ठीक है, अब देखो अगर अब इमेजिन करो कि अंतरिक्ष में अगर एक वेक्टर यहां हो और एक वेक्टर उसके थोड़ा नीचे और यहां हो, तुम देख लो डेल एल ऊपर में है थोड़ा सा और आर यहां पे है, और इनके बीच का अगर तुमको एंगल चाहिए तो तुमको क्या करना होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या करना होता है कि इस डेल एल को यहां से उठाओ और उसको टेल से टेल हटा दो, या फिर इसका उल्टा करो। इसका उल्टा मतलब इस आर को यहां से उठाओ और इसको यहां से हटा दो, टेल से टेल हटा दो, तब तुमको उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ का आर अपना उठा लो और उस आर को जाके यहाँ सटा के चेक कर लो एंगल कितना है। ठीक है, या फिर इस आर को यहीं रहने दो, तुम यहाँ से इस डेल को उठा लो और उसको ले आके सेंटर पे लगा दो। समझ गए ना हम क्या बोल रहे थे, थीटा निकल जाएगा। अब उससे जो थीटा निकला वही थीटा यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पे अगर ऐसे डेल एल लगा दें, यहाँ पे ये जो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ऐसे बनता है। एक्चुअली यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया है, शुरू में हमसे एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया है कि असल में ज़रा तुम ध्यान दो हमसे मिस्टेक क्या हुआ है। आर क्या होता है, आर जो होता है वो डेल एल से लोकेशन लिया जाता है, डेल एल से लोकेशन होता है उस पॉइंट का। हम गलती क्या कर दिए, हम अक्ष से लोकेशन ले लिए उस पॉइंट का। तो मतलब यह है कि हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ। सारा कॉन्सेप्ट ठीक है, बस आर हम लोग यहां से नापेंगे, मतलब जहां पर हम अपना वो कंसीडर किए हैं। समझ लो कि नहीं। हाँ, तो अब देखो इसका मतलब यह है कि हमको अब वेक्टर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम शुरू में गलती कर दिए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास टेक्निक था इसलिए हम समझा दिए बात को। लेकिन असल बात तो ये कि जहां तार होता है वहां पर डेल एल होता है, और तार से हम लोगों का पॉइंट नापना पड़ता है। वो गलती से हमसे सेंटर से नापा गया था। तो हम लोग ये एंगल देखो, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो जितना बड़ा डेल एल है तुम वहां से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकती हो, एक्स्ट्रा लाइन, ताकि साइन थीटा का मान डायरेक्ट निकल जाए। तो अगर ये एल है, अगर ये तुम्हारा डेल एल है, तो डेल एल का मतलब क्या होता है, डेल एल का मतलब होता है, सुनो एक मिनट, हम साइन थीटा थोड़ा सा निकालना भूल रहे हैं। साइन थीटा का मान निकाला जाता है, बस एक मिनट बताते हैं। ये जो थीटा है यहाँ पे, ये तो हाँ ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि सेंटर से पॉइंट का दूरी x है, हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं, समझी। तार से मतलब यहाँ जो dl माना गया था वहां से इसकी दूरी r मानी गई थी, लेकिन जो वृत्त है इस वृत्त से इसकी दूरी x मानी गई है। बस ये होता है यहाँ पे। तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनता है ऐसे, तो जिसमें तुम्हारा ये वृत्त का रेडियस होता है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, वो हम रिवाइज कर लेंगे तो बता देंगे। अभी देखो ये आई हो गया, ये डीएल हो गया, ये साइन थीटा हो गया। हम कहना ही चाह रहे थे कि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन क्यों आता है, क्योंकि हमको पूरा लेंथ ऐड करना होता है। तो जब इंटीग्रेशन आता है तब जाकर के पूरा बी निकल के आता है। तो ये जो बी है वो सिर्फ डीएल की वजह से, जब इसको इंटीग्रेट करोगी, इंटीग्रेट करने का दूसरा मतलब ये होता है कि आप पूरे लेंथ को जोड़ दीजिए। तो असल में जो
हाँ, असल में जो वृत्त की त्रिज्या है ये r है, ठीक है। तो जब तुम पूरे लेंथ को ऐड करोगी तो dl 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 पूरा ऐड होकर 2πr बन जाएगा। तो हाँ, तो बस वो 2πr बन जाता है, तो ये 2πr बन जाता है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, तुमको अब जाना है अपने किताब में, देखना है कि ये जो वृत्त है इसके लिए क्या फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर कितना फार्मूला है, सेंटर पे कितना फार्मूला है, और फिर जानना है कि जब ये सोलेनॉइड बनेगा तो सोलेनॉइड का मतलब हो गया ढेर सारा सर्कल, एक वृत्त, दो वृत्त, तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो फार्मूला होता है इसी फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सर्कल कम, उसमें मतलब काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था, मतलब तुमको ये इस वीडियो में बस ये समझना था कि बायो सावर्ट लॉ का इस्तेमाल क्या है और उससे क्या फार्मूला निकल के आता है, ठीक। तो दो चीज क्लियर हो गया कि चार्ज पर बल कैसे लगता है और बायो सावर्ट लॉ क्या होता है। एक स्मॉल चीज और रिवाइज कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखती हो तो रखे होने मात्र से उस पर बल लग जाता है, और वो बल कैसे निकालते हैं, F × QE से निकालते हैं, ठीक है। Q जो होता है चार्ज रखा है और E है इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। और सेम सिमिलर फॉर्मूला देखो, QVB ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, ये Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और तुम जानती हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और उसमें चार्ज रखा हो तो दोनों फोर्स को ऐड कर दो तो टोटल चार्ज फोर्स उस पर आ जाएगा। चलो फिर ठीक है।